नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विवरण में हम एम्बेडेड सिस्टम्स की दुनिया के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं। हम एसटी माइक्रोकंट्रोलर्स के उस शक्तिशाली एम्बेडेड ड्राइवर इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे जो आजकल काफी चर्चा में रहता है। अगर माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी है या डेवलपमेंट प्रोसेस को और ज्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, एम्बेडेड फर्मवेयर तैयार करना कई बार सच में एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। रजिस्टर लेवल पर किसी छोटे से बग को ढूंढने में पूरी पूरी रातें खराब हो जाना एम्बेडेड इंजीनियर्स के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हार्डवेयर की जटिलता को समझना और कोड पोर्टेबिलिटी की कमी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा परेशान करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डेवलपर्स एम्बेडेड विकास के समय और लागत को नाटकीय रूप से कैसे कम कर सकते हैं। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमें इन विशेष आर्किटेक्चर्स को समझना होगा और देखना होगा कि कैसे सही टूल्स उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। सबसे पहले हम STM32 क्यूब इकोसिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद HAL और लो लेयर ड्राइवर्स के बीच की दिलचस्प तुलना करेंगे। फिर हम फाइल आर्किटेक्चर की गहराई में जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स और हैंडल्स को समझेंगे और अंत में API नेमिंग और इसके वर्गीकरण को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं STM32 क्यूब इकोसिस्टम की। STM32 क्यूब दरअसल कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इसे प्रोजेक्ट की समय सीमा को काफ़ी कम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। यह STM32 क्यूब MX जैसे ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन टूल और व्यापक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का एक शानदार संयोजन है। सोचिए, एक ग्राफिकल विज़ार्ड का उपयोग करके बहुत ही आसानी से C इनिशियलाइजेशन कोड जनरेट किया जा सकता है। कमाल है ना? इसके अलावा इसमें RTOS, USB और TCP/IP जैसे महत्वपूर्ण मिडलवेयर घटक भी शामिल हैं। यह एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स के लिए एक मजबूत नींव का काम करता है ताकि हर बार बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने की मेहनत न करनी पड़े। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, HAL बनाम लो लेयर यानी LL ड्राइवर्स। इन दोनों के बीच का अंतर काफ़ी दिलचस्प है। HAL यानी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर को एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझा जा सकता है। ये हाई लेवल है, फीचर ओरिएंटेड है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी अधिकतम पोर्टेबिलिटी। ये माइक्रो कंट्रोलर की जटिलता को डेवलपर से पूरी तरह छिपा लेता है और रन टाइम पर विफलताओं को पकड़ने की सुविधा भी देता है। दूसरी तरफ हैं लो लेयर या LL APIs। इन्हें आप एक एक्सपर्ट मैकेनिक मान सकते हैं जो सीधे हार्डवेयर यानी रजिस्टर लेवल पर काम करता है। ये बहुत तेज और ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, मेमोरी भी कम खाते हैं, लेकिन इनमें पोर्टेबिलिटी कम होती है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए हार्डवेयर की गहरी समझ होना बेहद ज़रूरी है। अगर हेल की बात करें तो ये डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए 3 बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रामिंग मॉडल सपोर्ट करता है। पहला है पोलिंग, जो एक आसान से टाइम आउट मैकेनिज्म का उपयोग करता है ताकि सिस्टम कभी भी इन्फिनिट लूप में ब्लॉक ना हो। दूसरा है इंटरप्ट मॉडल, जो यूजर कॉलबैक के जरिए काम करता है। ये पूरी तरह से रीएंट्रेंट होता है, मतलब इसे बिना डेटा खराब किए सुरक्षित रूप से कॉल किया जा सकता है। और तीसरा है DMA यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये बैकग्राउंड में भारी भरकम डेटा ट्रांसफर को बड़े आराम से संभालता है, जिससे मुख्य प्रोसेसर बाकी जरूरी कामों के लिए एकदम फ्री रहता है। चलिए अब थोड़ा अंदर झांकते हैं और फाइल आर्किटेक्चर की खोज करते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर फाइलें कैसे व्यवस्थित होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को समझें तो हेडर फाइलों के लिए INC यानी इंक्लूड फोल्डर होता है और C सोर्स फाइलों के लिए SRC फोल्डर। ये जो साफ सुथरा ढांचा है ना, ये कोड को बहुत व्यवस्थित रखता है। इससे प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेट करना बेहद आसान और फास्ट हो जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक बिल्ड करने के लिए कुछ मुख्य फाइलों की जरूरत होती है। main.c तो सबसे अहम है, जहां मुख्य एप्लीकेशन कोड और सिस्टम क्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसके बाद आती है MSP.c फाइल। MSP यानी माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक पैकेज। ये सिस्टम लेवल के इनिशियलाइजेशन जैसे कि GIPOs और DMA को हैंडल करती है। और हाँ, IT.c फाइल को नहीं भूल सकते, जो सभी इंटरप्ट्स को संभालती है। ये सभी फाइलें एक टीम की तरह काम करती हैं ताकि हार्डवेयर इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। ड्राइवर फाइलों को भी मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली होती हैं जेनेरिक फाइलें। इन फाइलों के नाम में PPP होता है और ये सभी STM32 उपकरणों में आम होती हैं। दूसरी होती हैं X या एक्सटेंशन फाइलें। ये एक्सटेंशन फाइलें किसी विशेष माइक्रो कंट्रोलर फैमिली या किसी खास पार्ट नंबर के एडवांस फीचर्स को एक्टिवेट या ओवरराइड करने के काम आती हैं।
ये मॉड्यूलर अप्रोच इतना शानदार है कि कोड को बार बार रीयूज करना बहुत आसान हो जाता है। हर नए प्रोजेक्ट में पहिए का फिर से आविष्कार करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स और हैंडल्स। इस पूरे इकोसिस्टम का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो है हैंडल डेटा स्ट्रक्चर। इसे एक कंट्रोल सेंटर की तरह मान लीजिए। ये न सिर्फ पेरिफेरल के कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है, बल्कि रन टाइम में उसके स्टेट, एरर कोड और डेटा काउंटर्स पर भी लगातार नज़र रखता है। इसी हैंडल की वजह से ही मल्टी इंस्टेंस सपोर्ट मुमकिन हो पाता है। इसका मतलब है कि एक ही समय में कई पेरिफेरल्स, जैसे कि मान लीजिए कई UARTs का बिना एक दूसरे से टकराए स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर पेरिफेरल इस हैंडल ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं करता। कुछ शेयर्ड या सिस्टम लेवल के पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे कि GPIO, सिस्टम क्लॉक, RCC या फ्लैश मेमोरी। इन्हें सीधे ही मैनेज किया जाता है और इनके लिए किसी हैंडल को इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये डिज़ाइन जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि सिस्टम हल्का और तेज़ बना रहे और बेकार में मेमोरी खर्च ना हो। अगर हम वास्तविक सी कोड के अंदर जाकर एक हैंडल स्ट्रक्चर को देखें तो चीज़ें एकदम साफ हो जाती हैं। एक USRT हैंडल में रजिस्टर बेस एड्रेस, डेटा ट्रांसफर साइज, काउंटर्स और यहां तक कि DMA हैंडल्स के पॉइंटर्स भी शामिल होते हैं। एक और खास बात है इसमें मौजूद लॉकिंग ऑब्जेक्ट। ये लॉकिंग ऑब्जेक्ट साझा संसाधनों पर कई अनचाहे एक्सेस को रोककर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो विशेष रूप से RTOs वातावरण में लाइफ सेवर का काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और API नेमिंग और उसके वर्गीकरण के नियमों को समझते हैं। पूरे सोर्स कोड में ये PPP प्रीफिक्स बहुत ही खास है। ये सिर्फ किसी हार्डवेयर ब्लॉक का नाम नहीं बताता, बल्कि ये दर्शाता है कि वो हार्डवेयर किस मोड में काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक ही USRT हार्डवेयर को एक साधारण UART की तरह, IRDA के रूप में या फिर स्मार्ट कार्ड रीडर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए API का नाम सीधे उसके काम को दर्शाता है। इसे देखते ही तुरंत समझ आ जाता है कि यह फंक्शन आखिर करने क्या वाला है। इस मैट्रिक्स को देखकर बहुत तेजी से पहचाना जा सकता है कि कोई फंक्शन जेनेरिक है या फिर कोई स्पेशल एक्सटेंशन। अगर किसी फंक्शन के नाम में X जुड़ा है, जैसे कि HLPPPX, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये API किसी विशिष्ट माइक्रोकंट्रोलर फैमिली या डिवाइस के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये स्पष्टता कोड पढ़ते समय बहुत वक्त बचाती है और पोर्टेबिलिटी को समझने में काफ़ी मददगार साबित होती है। हम सब जानते हैं कि मानकीकृत मैक्रोस के बिना एम्बेडेड सी का काम एकदम अधूरा है। पूरे ड्राइवर में इंटरप्ट्स और स्टेट फ्लैग्स को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए इन मैक्रोस का भरपूर उपयोग किया जाता है। चाहे किसी इंटरप्ट को इनेबल करना हो या किसी फ्लैग का स्टेटस पढ़ना हो, हर काम के लिए एक स्पष्ट और एक समान मैक्रो उपलब्ध है। ये छोटी सी चीज़ पूरे कोड को बेहद क्लीन और पढ़ने में आसान बना देती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, इस पूरे इकोसिस्टम की मजबूती को इस शानदार उद्धरण से समझा जा सकता है। ये ड्राइवर्स कोई ऐसे वैसे या काम चलाओ ड्राइवर्स नहीं हैं। ये एकदम एंटरप्राइज ग्रेड हैं। सख्त ANSI C में लिखे गए और MIS स्टैंडर्ड्स का पालन करने का सीधा सा मतलब है कि मेडिकल उपकरणों या ऑटोमोटिव जैसे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए भी इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोड पूरी तरह सुरक्षित, विश्वसनीय और बग फ्री है। तो दोस्तों, आज के इस विवरण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब हार्डवेयर की जटिलता को इतनी खूबसूरती से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है और पोर्टेबिलिटी की पूरी आज़ादी मिल गई है, तो भविष्य के एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए इन मजबूत HAL और LL फ्रेमवर्क्स का और किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा।